दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप जिस मोबाइल से अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो मोबाइल आपने खरीदा था? जवाब दीजिए, यस या नो। आपका जवाब शायद यस ही होगा, लेकिन रुकिए, मैं इस सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगा, क्योंकि सच ये है कि इस मोबाइल को आपने शौक से नहीं, मजबूरी में खरीदा था। क्योंकि आज के दौर में मोबाइल के बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती, यानी जरूरत ने आपको खरीदने पर मजबूर कर दिया। तो डायरेक्ट सेलिंग आगे जाकर क्यों मजबूरी बन जाएगा, तो ये वीडियो को देखिए। बिल गेट्स, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक। गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। रिचर्ड ब्रांसन, को-फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? 140 करोड़ लोगों का देश है,
इतने सारे लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, अस्पताल, फिल्म, टीवी, स्कूटर, अखबार, जाने क्या क्या चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है। विदेशी कंपनियां यहाँ आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सिको को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से ज्यादा। और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल सकती, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। आखिर कौन खा गया आपकी नौकरियों को, आपके काम धंधे है? जुलाई 2023 के CMIE के डेटा से हमें पता चलता है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2016 में 5.1 करोड़ नौकरियां हुआ करती थी। 2023 में ये नौकरियां गिर के सिर्फ 3.6 करोड़ बची हैं। सही सुना आपने, 30% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स कम हो गई हैं। ऊपर से जिन लोगों के पास नौकरियां हैं, उन लोगों की नौकरियां भी सिक्योर नहीं है। इन रिपोर्ट्स को देखिए। मई 2020 CMI की रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने अपनी नौकरियां खोई जब अप्रैल में कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा तो। जून 2021 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई कोविड की सेकेंड वेव के दौरान। 97% हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन कर गए। आप कहोगे कोविड की क्यों बात कर रहा हूं, तो चलो आगे की खबरें सुनाता हूं कोविड के बाद की। मई 2023 इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन बताता है कि 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं मार्च के क्वार्टर में इंडिया के IT सेक्टर में। जून 2023 11,000 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया। अगस्त 2023 ले ऑफ का सुनामी आ गया। टेक कंपनीज ने 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया अपनी नौकरियों से। इंजीनियरिंग कॉलेजेस परेशान हैं क्योंकि TCS, कॉग्निसेंट और विप्रो जैसी कंपनीज ने कैंपस हायरिंग शुरू नहीं की है। अक्टूबर 2023 टॉप 5 में से 4 IT कंपनीज के हायरिंग नंबर्स नेगेटिव में गए हैं। इन्फोसिस, विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा सबके हायरिंग नंबर्स नेगेटिव में थे। सिर्फ TCS के पॉजिटिव में थे 523 स्टाफर्स। हो क्या रहा है यहाँ पर? इंडियन इकोनॉमी का GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में तो नहीं है, पर ना ही ये कंपनीज लॉस में जा रही हैं। TCS का अगर आप प्रॉफिट देखो तो 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली है उन्हें प्रॉफिट में, 11,300 करोड़ का प्रॉफिट। इन्फोसिस का अगर क्वार्टरली प्रॉफिट देखो बिफोर टैक्स 8,500 करोड़ का प्रॉफिट। इन सारी कंपनीज ने हर क्वार्टर में प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, लेकिन लोगों को देने के लिए इनके पास नौकरियां नहीं है। जिन लोगों को नौकरियों पर रख रखा है उनसे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है। आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज बर्नआउट की कगार पर है। मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट 2023 के सर्वे के अनुसार वर्क प्लेस बर्नआउट सर्वे में इंडिया टॉप पर है। 62% इंडियन एम्प्लॉइज वर्क प्लेस एग्जॉशन रिपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पर जापान आता है 61% के साथ। ये इकलौती ऐसी रिपोर्ट नहीं है, पहले भी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने यही चीज पॉइंट आउट करी है। सितंबर 2023 की एशियन मेंटल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, आधे से ज्यादा इंडियन एम्प्लॉइज वर्क से एग्जॉस्टेड फील करते हैं। फरवरी 2021 की ILO की रिपोर्ट, इंडियन वर्कर्स वर्क द लॉन्गेस्ट, अर्न द लीस्ट। नारायण नारायण। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, लेकिन देश में ज्यादातर कंपनीज का यही फंडा है। नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट मत करो, सैलरी देनी पड़ेगी उन्हें। जितने जो अभी के एम्प्लॉयज हैं उनका तेल निकालो। अगर ऐसा लगे कि अभी के एम्प्लॉयज ज्यादा ओवरवर्क्ड नहीं है तो कॉस्ट कटिंग और एनहांस्ड एफिशिएंसी के नाम पर कुछ और ले ऑफ्स करो। दुनिया भर में भी कई कंपनीज यही कर रही हैं। Amazon 2023 के पहले 3 महीनों में 27,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला ग्लोबली। मेटा नवंबर 2022 से 21,000 एम्प्लॉयज को फायर कर चुकी है। ट्विटर दिसंबर 2022 की रिपोर्ट, इंडिया में सिर्फ 80 एम्प्लॉइज बचे हैं ट्विटर के देश भर में। इंजीनियर्स को ज्यादा घंटे काम करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर एक पैटर्न है जो बड़ा क्लियरली देखने को मिलता है। जब एक कंपनी हद से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो जॉब ग्रोथ रेट उस कंपनी में हमेशा नीचे गिरते रहता है। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था अडानी ग्रुप का। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 लाख करोड़ का है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन कितने एम्प्लॉइज रख रखे हैं इस कंपनी में? इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार सिर्फ 43,000 एम्प्लॉइज। कोका कोला का एग्जांपल देखो। दिसंबर 2012 में कोका कोला ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया था इस कंपनी के 1,50,900 एम्प्लॉइज हैं। 10 साल बाद दिसंबर 2022 में कोका कोला ने बताया कि इनके सिर्फ 82,000 एम्प्लॉइज बचे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑलमोस्ट आधे हो गए 10 सालों में, लेकिन जो प्रॉफिट था वो $100 of billions ज्यादा बढ़ा इस
कंपनी का। ट्विटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 41 बिलियन डॉलर्स यानी कि 3.4 लाख करोड़ रुपीस। कितने एम्प्लॉइज हैं कंपनी के पास? सिर्फ 1500। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आईटीसी 25 से ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है। सनफीस्ट बिस्किट्स, आशीर्वाद आटा, बिंगो मैड एंगल्स, आईटीसी मौर्या जैसे बड़े बड़े होटल्स, 10 से ज्यादा सिगरेट के ब्रांड्स, क्लासमेट स्टेशनरी, ये सब इस एक बड़ी कंपनी के अंदर आता है। इनकी मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ रुपीस की है। लेकिन कितने एम्प्लॉइज हायर करते हैं ये? सिर्फ 23,000 के अराउंड। एफएमसीजी सेक्टर में एक और फेमस नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। 50 से ज्यादा एफएमसीजी के ब्रांड्स ये ओन करते हैं। पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लाइफ बॉय, डव, पियर्स सोप, क्वालिटी वॉल्स, हॉर्लिक्स, रेड लेबल, ब्रू कॉफी, सर्फ एक्सेल, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.9 लाख करोड़ रुपीस की है। एनुअल टर्नओवर 58,000 करोड़ रुपीस का है। लेकिन टोटल एम्प्लॉइज इसमें सिर्फ 21,000 लोग। तो पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर जॉब्स, ये भी काफी लिमिटेड है। और ऐसा नहीं है कि किसी को स्किल्स की कमी होने की वजह से ये नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं देश में। प्रॉब्लम ये है कि नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक पब्लिक फंक्शन में बताया कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है। सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% के अराउंड है, बाकी नौकरियां 20% के अराउंड। और दुनिया भर में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो 30% से ज्यादा नौकरियां क्रिएट। आप दूसरा वीडियो देखें जो हेल्थ के ऊपर जो हमारा देश में चल क्या रहा है। क्या सांबर खाने से आपको कैंसर हो सकता है? सिंगापुर और हांगकांग यही मानता है। वो कहते हैं कि अगर आप इन इंडियन मसालों के साथ खाना बनाते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के कुछ कंपनीज के मसालों को बैन कर दिया है। रीजन, क्योंकि इन मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया जो आपको कैंसर दे सकता है। वैसे ही भारत में बिकने वाले प्रोटीन पाउडर्स में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और टॉक्सिन्स पाए गए। कुछ सप्लीमेंट्स जितना कहते हैं उससे आधा ही प्रोटीन उनमें होता है। और ये बात सिर्फ इंडियन कंपनीज की नहीं है। भारत के बेबी फूड में यूरोप में बिकने वाले बेबी फूड से 170% ज्यादा शुगर पाएगी। यानी ब्रांड सेम, प्रोडक्ट सेम, लेकिन उन्हें मिलता है न्यूट्रिशन और हमें मिलता है डायबिटीज। ये 3 अलग अलग इंसिडेंसेस एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या भारत का फूड सेफ है? इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो भारत के 1.4 बिलियन लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता है। क्योंकि हम सब खाना खाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेफ हो। वीडियो की शुरुआत एक चैलेंज से करते हैं। आपके लिए एक चैलेंज है कि ये खाना खा के दिखाओ। ये वीडियोस देखिए। हम हमेशा स्ट्रीट फूड को जज करते हैं, देखते हैं कि कोई हाइजीन है ही नहीं, कोई हाथ नहीं धोता, ग्लव्स नहीं पहनता और गटर के बगल में लोग पानी पूरी मजे से खाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग सोचते हैं कि स्ट्रीट फूड खाना बंद किया तो बस हो गया, क्योंकि जो खाना पैकेट में आता है वो तो सेफ है। राइट? रॉन्ग। भारत में फंसा है फूड सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी चॉकलेट में कीड़े निकलना, बेबी फूड में हद से ज्यादा शुगर होना और नूडल्स में लेड निकलना काफी आम बात हो गई है। ये सब क्यों होता है? बात की तह तक पहुंचते हैं। हमने 5 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जिनकी वजह से भारत का पैकेज्ड फूड डेंजरस बन रहा है। सबसे पहला पॉइंट है फेक एड्स। कुछ समय पहले पतंजलि ने एड्स चलाए थे कि उनके प्रोडक्ट्स अस्थमा और हार्ट डिसीजेस से छुटकारा दिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को पूछा कि आप अस्थमा और हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने के दावे किस बेसिस पर कर रहे थे? क्या कोई डेटा है? क्या कोई लैब टेस्टिंग हुई थी? किन एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया? फेक या मिसलीडिंग एड से ही आपको बेवकूफ बनाने की शुरुआत होती है। आपने ऐसा कोई ना कोई एड तो देखा ही होगा ना। उस एड का नाम कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। आज कोई भी कंपनी अपने एड में कुछ भी कह सकती है और एड चलाने से पहले उसे कोई चेक नहीं करता। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया मिसलीडिंग क्लेम्स को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन ये कोई लीगल बॉडी नहीं है। ये एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का काम नहीं कर सकता। और इसीलिए भारत में सरेआम शुगर से भरे ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेचा जाता है। जब नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इंक्वायर किया तो पता चला कि हेल्थ ड्रिंक इस कैटेगरी का कोई डेफिनेशन भारत में था ही नहीं। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी भी चीज को हेल्थ ड्रिंक कह सकता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कोई पुलिस है ही नहीं। चोरों को चोरी करने की फुल परमिशन है। इन्हीं लूप होल्स को मार्केटिंग के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। भारत के फूड सेफ्टी रूल्स में गैप्स हैं। बेबी फूड का एग्जांपल लेते हैं। WHO ने कहा है कि 2 साल से कम एज के बच्चों को एडेड शुगर से दूर ही रहना चाहिए,
नहीं तो आगे जाकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ उन्होंने खास करके एडेड शुगर पर फोकस किया है। हमने फसाई के बेबी फूड्स के बारे में सारे रूल्स पढ़े तो पता चला कि रूल्स में एडेड शुगर कितनी हो सकती है इसके बारे में कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। किसी भी खाने के आइटम के पीछे आपको फसाई का ये लोगो दिखेगा। फसाई स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई का काम है खाने के आइटम्स के लिए साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स बनाना, फूड स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट को रेगुलेट करना, उनके बनाए गए स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना, फूड कंटेमिनेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, उसमें से रिस्क्स आइडेंटिफाई करना और एक रैपिड अलर्ट सिस्टम सेटअप करना, पूरे भारत में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना, फूड सेफ्टी के बारे में जनरल अवेयरनेस फैलाना। यानी बेबी फूड में इतनी शुगर क्यों, ये सवाल फसाई को पूछना चाहिए। लेकिन ये सवाल पूछा किसने? पब्लिक आई नाम की एक एनजीओ ने नेस्ले के शुगर इशू पर रिपोर्ट निकाली। उन्होंने भारत में मिलने वाले 15 बेबी फूड वैरायटीज को टेस्ट किया और सब में ऑन एन एवरेज पर सर्विंग में 2.2 से 2.7 ग्राम शुगर मिला। इस पैकेट में भी देखिए तो पर 100 ग्राम्स ऑफ सेरेलैक देयर इज 11.6 ग्राम्स ऑफ शुगर और इनका पैकेट कहता है कि 3 स्कूप यानी अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम पाउडर 6 से 10 महीने के बच्चे को आप दिन में 2 बार खिलाएं। 10 से 12 महीने के बच्चे को 4 स्कूप यानी 33 ग्राम्स आप दिन में 2 बार खिलाएं और 12 से 24 महीने के बच्चे को आप 6 स्कूप यानी 50 ग्राम सेरेलैक दिन में 2 बार खिलाएं। जस्ट सोचिए आप अपने बच्चे को कितना सारा एडेड शुगर हर रोज बेबी फूड के नाम पर खिला रहे हैं। पैक के पीछे देखें तो साफ साफ लिखा होता है कि इसमें इतनी शुगर है। पैक पर तो ये भी लिखा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन है। तो यहाँ अवेयरनेस फैलाने की, सही रूल्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? फसाई की। सेफ्टी इंश्योर करने के लिए खाने को लैब्स में टेस्ट करना पड़ता है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, क्वाइट लिटरली। क्योंकि लैब टेस्टिंग से ही पता चलता है कि कंपनी जो दावे कर रही है वो कितने सच हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितनी शुगर है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं। आपका खाना सेफ है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए लैब्स होते हैं। इस प्रेस रिलीज के अनुसार भारत में 726 फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, लेकिन इन लैब्स में से भी सिर्फ 585 ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार खुद को एक्रेडिट किया है, व्हिच मींस इतने ही लैब्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। सोचिए, क्या भारत जितने बड़े देश के लिए सिर्फ इतने ही लैब्स होना आपको सही लगता है? 207 लैब्स फसाई चलाता है। उन्होंने खुद कहा है कि स्टेट लेवल की लैब्स की कंडीशन बहुत खराब है। रिजल्ट स्लो काम। महाराष्ट्र के एफडीए ने 22-23 में मुंबई से सिर्फ 2000 सैंपल्स कलेक्ट किए और वो भी सही से टेस्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इस पर ना तो फसाई ध्यान देता है ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट। डॉक्टर सत्य प्रकाश कोलकाता के सेंट्रल फूड लैबोरेटरी के हेड थे। उन्होंने 2011 से सरकार को लेटर्स लिखे कि फूड टेस्टिंग लैब्स की हालत सही नहीं है, उनमें बहुत चेंजेस की आवश्यकता है। ना कि इन लैब्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट था, ना कि ट्रेनिंग टू टेस्ट फॉर ऑल कंटामिनेंट्स। इनफैक्ट फसाई के पास सही रूल्स भी नहीं थे टू टेस्ट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। वो लेटर कहता है कि फसाई के पास चीज टेस्टिंग के कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं थे, तो अगर उन्होंने चीज की सैंपल ले भी ली तो टेस्ट किस चीज की करेंगे? लैब में पावर नहीं होता, उनके पास सही इक्विपमेंट के सप्लायर्स नहीं होते। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के ग्रांट से लिए हुए अपग्रेडेड इक्विपमेंट को छुआ भी नहीं जाता। ये भारत के सिटीजन्स के जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि हमारे देश में टेस्टिंग का कल्चर नहीं। कोई भी कंपनी वॉलंटरीली टेस्टिंग करती है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। प्रोडक्ट्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करवाने के लिए खर्चे करने पर मार्केट में कोई फायदा तो मिलता है नहीं, तो फोकस कहाँ पर होता है? प्राइस पर। सच्चाई यही है कि भारत में हेल्थ से पहले दाम देखते हैं, कंपनीज भी और कंज्यूमर्स भी। कंपनीज चीजों के दाम कम रखने पर फोकस करती है, क्वालिटी पर नहीं, तो मिलावट होती है। ये एक कड़वा सच है। आज भी देश भर में फूड अडल्ट्रेशन एक बड़ा इशू है। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हैं। फूड टेस्टिंग के लिए जितने सैंपल्स टेस्ट हुए उनमें से 22% सैंपल्स टेस्ट फेल हुए। इनके अगेंस्ट 519 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए और उनमें से सिर्फ 16% में ही पनिशमेंट हुई है। 2022 में फसाई ने फूड अडल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट 30,000 केसेस दर्ज किए। फसाई ने ये खुद ऑब्जर्व किया कि स्पाइसेस और ऑयल में सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन होता है, लेकिन इन 30,000 केसेस का डेटा उन कंपनीज के नाम कितना भी ढूंढो नहीं मिलते। क्यों? क्या फसाई ये सारा डेटा जानबूझकर छुपाना चाहती है ताकि हम ब्रांड्स को बॉयकॉट ना करें?
ये एक सोचने जैसी बात है। आज भारत में हर पैकेट के ऊपर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग इसे पढ़ते हैं और कितने लोग इसे समझ पाते हैं। कितने लोग दो सिमिलर प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। यानी इस सिस्टम में फ्लॉज हैं और इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हम सबको स्ट्रीट फूड पसंद है, कोई भी किसी को स्ट्रीट फूड खाने से नहीं रोकता, लेकिन ये एक्सपेक्ट जरूर करता है कि कुछ बेसिक हाइजीन मेंटेन हो। लेकिन जो खाना हमारे सामने बनता नहीं वो सेफ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कंपनीज हमेशा प्रॉफिट पर ही फोकस करेंगी। जब तक रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होते, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होती और फॉल्स क्लेम्स करने वाली कंपनीज को सजा नहीं होती, हमारा फूड सेफ है ये नहीं, ये क्लियर नहीं होगा। हम कहते तो हैं दैट कंज्यूमर इज किंग, लेकिन इस किंग को ही हमारा खाना, जिसे हम सुरक्षित समझते हैं, वो धीरे धीरे पॉइजन करता है। और ये सिचुएशन तभी बदलेगी जब हम इसे बदलने के लिए मजबूर करेंगे। तो देखा ये मार्केटिंग सिस्टम हमारा जेब और पेट दोनों काट रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आप लोगों की जरूरत बन जाएं, अगर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लोगों की लाइफ का हिस्सा बन जाए, तो क्या लोग खुद चलकर नहीं आएंगे? यहीं से शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग की असली ताकत। ये कोई जबरदस्ती की चीज नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में एक ऐसी वैल्यू जोड़ने का मौका है जो उन्हें खुद आपके पास खींच लाए। और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग न सिर्फ एक इनकम का जरिया है, बल्कि एक विजन है, एक मिशन है, एक लाइफस्टाइल है। तो अब सवाल ये है, डायरेक्ट सेलिंग किसे करनी चाहिए और किसे नहीं? अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो शायद पैसा भी आपसे दूर भाग रहा है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने अंदर की लीडरशिप को जगाना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक अवसर है। याद रखिए, ये एक रात में अमीर बनाने वाला सपना नहीं, ये एक ऐसा सफर है जिसमें आप खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं और साथ में दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आजादी खुद चुनने के लिए, अपना वक्त, अपनी कमाई और अपनी मंजिल खुद तय करने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए आई चूज फ्रीडम, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम सबका एक ही मिशन है। यू वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप।